नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बिगड़ती हुई इकोनॉमी के ऊपर। एक अच्छी बात उनके लिए ये हुई है कि आईएमएफ ने उनका 3 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा होगा का एड पैकेज जो है, एक पैकेज उनको देने का प्रॉमिस कर लिया है। हालाँकि अभी पूरी तरीके से नहीं, ये 12 तारीख को बोर्ड की मीटिंग में आईएमएफ बोर्ड इस पे अपनी मोहर लगा देगा। उम्मीद इसी बात की है। आ, देखना ये है कि इनको ये $3 बिलियन मिल जाएगा, फिर उसके अलावा इनको और उम्मीद है कि कहीं से एक $3 बिलियन और ज़्यादा रेस करने की। 6 से 8 बिलियन कह रहे हैं कि हम लोग कर लेंगे। आ, सवाल इस बात का होता है, क्या ये जो पैसे ऐड करने जा रहे हैं उससे जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सुधर पाएगी? क्या मतलब ये कि वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो इस 6 बिलियन या $8 बिलियन मिल जाने से खत्म हो जाएंगी, स्थिति नई बदल पैदा हो जाएगी? हालांकि उन्हीं ने और भी बहुत से वायदे किए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर से कहा है कि वो जितना प्रॉफिट कमाएंगे वो सब ले जा सकते हैं मुल्क से बाहर। उससे और करेंसी की भी प्रॉब्लम आ सकती है। एक तरफ तो आएगा फॉरेन एक्सचेंज और जाएगा ज़्यादा। दूसरी बात ये भी है, लेकिन ये है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो थोड़ा उनको राहत मिलेगी। मगर सवाल इस बात का है, क्या जो इस हालात में पाकिस्तान गुजर रहा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, फिर उसके अलावा जिस तरह के वहाँ के ऊपर आतंकवाद फैला हुआ है, उसमें कौन इन्वेस्टर चाहेगा कि वहाँ पे पैसा लगाए? और दूसरी बात ये कि लोगों की परचेजिंग पावर भी बहुत कम है। जो लोग इस समय सिर्फ वही चीज़ खरीद रहे हैं जो बहुत ज़रूरी होती है, और मेनली खाने पीने की। उनके यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जिनकी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही। एक तो ये है कि इकोनॉमी सिकुड़ रही है, फिर दूसरी बात ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गया है। कीमतें हर चीज़ की इतनी ज़्यादा हो गई हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। अ, डॉलर का $1 जो है वो पाकिस्तान के ₹300 में तकरीबन मिल रहा था, कुछ दिन पहले की बात है। हर रोज़ दाम बदल रहे हैं हर चीज़ के। दाल, चावल, गेहूँ, फिर उसके बाद तेल, घी, ये सब इतने महँगे हो गए कि लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ ये भी है कि तेल की कीमतें, यानी कच्चा तेल जो अरब देशों से आता है या रशिया से इनको सस्ते दाम पे मिल रहा है, उसके आने से इनको राहत ज़रूर मिली है, लेकिन ये है कि उसके लिए उसके पैसे की अदायगी में फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। इनको युआन खरीदना पड़ेगा, युआन से फिर वो उनको एक्सचेंज करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये फॉरेन ये बड़ी समस्या वैसे ही बनी। दूसरी तरफ ये भी है कि एग्रीकल्चर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। 2 साल पहले, 1.5-2 साल हो रहे हैं, फ्लड आया था, उस सैलाब ने सब बर्बाद कर दिया। उसको ठीक करने के लिए इनको लगभग $10 बिलियन की ज़रूरत है। 10 से 30, कुछ लोगों का एस्टिमेट 30 तक हो जाता है, इसलिए कि अभी भी हज़ारों-हज़ारों लोग जो हैं वो टेंट्स में रह रहे हैं, प्लास्टिक के बनाए हुए। उनका घर नहीं, घर बह गए हैं देहातों में जो कच्चे मकान थे उस फ्लड में। एग्रीकल्चर भी खराब हो गई है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी आ गई है खेतों के अंदर बहुत। तो फर्टिलाइज़र की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई हैं। इसलिए अ, ये भी एक बड़ी समस्या है। खेती अगर करते हैं तो कॉस्ट बहुत आ रही है जिसके लिए पैसा नहीं है। फिर ये है कि लो इनकम जो ग्रुप के लोग हैं उनको आमदनी और कम हो गई, इसलिए कि वर्किंग वर्कर्स का की कीमत बजाय बढ़ने की, वर्कर्स कम पैसे पे काम करने पे भी तैयार है, बहुत कम पैसे पे भी तैयार। तो इसकी ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और ये भी है कि दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जिसके अंदर ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता था, वहाँ वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। लोग मकान नहीं बनवा रहे हैं, बड़ी बिल्डिंगें नहीं बन रही हैं, बिक नहीं, क्योंकि बिक नहीं रही है इसलिए बन भी नहीं रही है। जो बन रही थी वो भी उसको वहीं पे छोड़ दिया गया है। तो उसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से और इम्प्लाय। फिर ये भी हुआ है कि छोटी इंडस्ट्रीज जो थी वो तेल की कीमत, बिजली की कीमत बढ़ जाने की वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाई, बंद हो गई।
सवाल इस बात का है कि ये जो 3 या 6 या 8 या 10 जो भी बिलियन डॉलर उनको मिल जाएंगे कहीं से भी मैसर हो जाते हैं, तो उससे इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ नजर नहीं आता। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका कभी एजेंडा नहीं रहा है। अभी तक ये रहता था बड़े देशों के इंटरेस्ट ये सब करते थे, उसके बदले में इनको अच्छी रकम मिल जाती थी, पैसे मिल जाते थे बाहर से, और ये संभव मैनेज कर देते थे। फिर दूसरी बात ये भी थी कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मूल के लोग अरब कंट्रीज में काम करते थे और दूसरी जगहों से वहाँ से रेमिटेंसेस आते थे, उससे भी काफ़ी इनकी और एग्रीकल्चर ठीक था, तो वो ये सब मिला के इनकी इकोनॉमी चल रही थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ उनकी जिस तरीके की होनी चाहिए थी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, बनी, काफ़ी बड़ी भी बनी, लेकिन ये कि उसमें करप्शन इतना था कि वो सस्टेन नहीं कर पानी, और दूसरी इंडस्ट्री भी वहाँ पे बड़ी जो पब्लिक सेक्टर में आई तो उसके ऊपर आर्मी का, सेना का कब्जा था, वही लोग चलाते थे, वही लोग सब कुछ ऑफिसर, तो बहुत प्रोफेशनल ढंग से काम नहीं हो रहा था। और वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड होनी चाहिए टाइम टू टाइम वो नहीं हो रही ही थी। और फिर उसके बाद एक ही चीज को खींचे, इन फैक्ट्रियां जो लगती थी उसी से प्रोडक्शन होता रहता था, कॉस्ट बहुत आ रही थी प्रोडक्शन की। ये समस्या उनके सामने काफी समय से चल रही। अब देखना ये है कि आईएमएफ का लोन जो मिला इसकी शर्तें बहुत होती हैं। आईएमएफ के लोन में एक तो ये कहेंगे कि वो आपका जो बजट डेफिसिट है, जो बजट में यानी आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, आमदनी कम है, तो इसको कम करना पड़ेगा, आपको अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरे एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं सेना के ऊपर, तो वो सब बंद। हालांकि उन्होंने अपने यहाँ सेना की जो उनके एक्सरसाइजेज वगैरह होते थे वो बंद कर दिए हैं 1 साल के लिए, दिसंबर तक के लिए, तो उससे थोड़ा तेल बचेगा उनसे ताकि वो यूज कर सकें किसी और काम के लिए। दूसरी बात यह है कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जटिल समस्या है वहां के ऊपर। दूसरी बात यह कि आईएमएफ कहेगी कि जो आप सब्सिडीज देते हैं एग्रीकल्चर पे या फर्टिलाइजर पे या पेट्रोल के ऊपर और दूसरे खाने की चीजों पे, वो आपको धीरे धीरे बंद करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होगा तो फिर तेल और इन सब की कीमतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आईएमएफ के लोन से हमने देखा है कि बहुत से देशों को ये समस्या आ गई कि उन्हीं ने लोन तो बड़े बड़े ले लिए, फिर उसके बाद जो उन्हीं ने सब्सिडी वगैरह कट की, इस तरह की थी, तो बहुत से देशों में तो इनस्टेबिलिटी फैल गई, अंडरग्राउंड मिलिटेंट मूवमेंट्स खड़े हो गए। पाकिस्तान में तो मुसीबत ये है, समस्या है कि पहले से ही ये लोग मौजूद हैं, और अगर ऐसा होता है तो इस बात की शंका है कि वहाँ पे और ज़्यादा मिलिटेंसी बढ़ सकती है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी समस्या नज़र आती है कि वहाँ के ऊपर जो है इन्वेस्ट करने के लिए लोग राजी नहीं। सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे मुल्क जो हैं वो अपने यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में काफ़ी बड़ा एक्सपेंडिचर खर्चा कर रहे हैं बजट का। उनके पास स्पेयर मनी इस समय नहीं कि वो पाकिस्तान में दें। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिल जाए, उससे काम नहीं बनने का। अगर ये डेवलपमेंट एजेंडा आज से 30 साल पहले या 50 साल पहले ये लगाया होता तो आज ये दशा न होती। उनके पास बड़े बड़े डैम्स नहीं है, जबकि एग्रीकल्चर पे बेस थी इकोनॉमी। उनको डैम्स बनाने चाहिए थे पहले ही, ताकि जिसमें पानी को इकट्ठा किया जा सके। जो पानी आता है वो सब समुंदर में चला जाता है, स्टोर नहीं कर पाते ये लोग। अ, अब इस बात को उनके यहाँ एहसास हो रहा है, वो लोग इस बात की बात भी कर रहे हैं, मगर इतना देर हो गई। फिर उसके बाद छोटे बड़े तालाब बनने थे, बनाने चाहिए थे उनको, उन्हीं ने वो भी नहीं बनाया, तो वाटर लेवल जो है ग्राउंड वो बहुत नीचे हो गया है। ये भी एक बड़ी समस्या उनके सामने बनी। और तीसरी बात, सबके चलते हुए अब देखना यह है कि किस तरीके से होता है। दूसरी तरफ ये भी है कि अब कुछ समय के बाद वहाँ पे इलेक्शन होने हैं। अब देखना यह है कि क्या होता है, क्या सचमुच इलेक्शन होते हैं, या हालात अगर बिगड़ते हैं तो क्या सेना स्वयं सत्ता में आने की बात करेगी। एक चीज और है, अगर अमेरिका से उनका आईएमएफ से अगर उनको लोन मिल रहा है तो इसके मतलब ये है कि वो अब
अमेरिकन इंटरेस्ट जो है, हित जो है उस पूरे क्षेत्र में, उसको वो आगे ज़रूर बढ़ाएँगे, ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान में उनकी कोशिश ये होगी कि तालिबान पे प्रेशर डालें। एक तरफ से तो अ, अमेरिकन प्रेशर डाल रहे हैं तालिबान के ऊपर दोबारा से, ज़िल्मे खालिलज़ाद जिन्हीं ने पीस डील साइन की थी तालिबान के साथ, वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि उनका मानना ये है, और हमने ये भी देखा जब से वो एक्टिव हुए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में टेंशन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो अमेरिकन की पुरानी पॉलिसी, वो चाहते हैं कि ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी की जाए। और फिर उसके बाद ये भी है कि अगर पाकिस्तान भी उनके साथ पूरी तरह जुड़ता है, और मैं समझता हूँ कि बगैर जुड़े उनको लोन नहीं मिलेगा। जब उन्हीं ने इससे पहले, जब उन्हीं ने अफगान अमेरिकन पीस डील जो खालिद जाद ने साइन कराई थी जिल में, वो उसको करवाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। उस डील को करवाने के बाद पाकिस्तान को अमेरिकन ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से हटा दिया, कि ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। अगर जब तक उन्हीं ने नहीं मदद की पाकिस्तानियों की, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना रहा, हमने देखा, फिर उसके बाद उसको वहां से हट गया। अब उनको लोन मिल रहा है, तो हमें लगता है कि ये दोबारा से अमेरिकन इंटरेस्ट, चाइना के साथ साथ अमेरिकन इंटरेस्ट को भी शुरू में लगता है प्रमोट करेंगे। लेकिन अमेरिका को ये बात मंजूर नहीं है, हो सकता है शुरू में। और अगर अमेरिका से उनके अच्छे संबंध बन जाते हैं तो फिर सेना को सत्ता हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। इसलिए कि अगर सेना आती है सत्ता में, तो अमेरिकन उसको सैंक्शन दे देंगे, उसकी मंजूरी भी दे देंगे। नहीं तो सैंक्शंस लगा देंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, अगर बगैर वो खुश नहीं हुए तो। अब ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इंटरनल हालात बनते हुए दिखाई नहीं देते। इलेक्शन का कुछ पता नहीं। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये जो एग्जिस्टिंग समय जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, जो हम खुल के सेना का समर्थन करती हैं, ये वहां पे इलेक्शन जीत सकती हैं। अगर बेईमानी से, धोखाधड़ी के साथ इलेक्शन में ये इन पार्टीज को जितवाते हैं, या फिर सेना पार्टीज वहां पे सत्ता में आती हैं, कोई नई गठबंधन बना के, जिस तरीके से भी, तो फिर उसमें और पॉलिटिकल क्राइसिस और बढ़ जाएगी, इंटरनल हालात और बिगड़ जाएंगे। ये सारी चीज, सेना स्वयं भी सत्ता में आ जाए तो हालात जो इस वक्त है वो उसको सुधारना उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कि सेना का तो एक ही तरीका होता है कि पब्लिक को किसी सूरत से मार्शल लॉ लगा के दबा दो। आप एक समय तक तो दबा सकते हैं, फिर जब डर निकल जाता है जनता का तो फिर मुश्किल होती है। और सेना पे तो ऑलरेडी बलूचिस्तान, और फिर हमने उसमें खैबर पख्तूनख्वा में देखा, ऑलरेडी कई बार अटैक भी हो चुके हैं सेना के पोस्ट के ऊपर। और बहुत से खासतौर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आतंकवादी संगठन है, वो लगातार इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट और इस्लामिस्ट दोनों इनके खिलाफ हैं। अफगानिस्तान की में जो इस समय तालिबान गवर्नमेंट है, वो भी चाहती है कि ड्यूरन लाइन को वो नहीं मानती, यानी जो पार्टीशन लाइन जो बनाई थी गई थी, उसको मानने पे तैयार नहीं। उनका मानना ये है कि ये पूरा जो पख्तून एरिया है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान, अंग्रेजों ने इसको थर्ड इन एंग्लो अफगान वॉर में कब्जा कर लिया, कब्जा करके इसको पार्टीशन कर दिया था, उनको कमजोर करने के लिए। तो ये बहुत सी सब चीजें हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है और आतंकवादी मूवमेंट भी है। और इन हालात में इन्वेस्टमेंट आना तो बहुत मुश्किल नज़र आता है। चाइना खुश नहीं है बहुत ज़्यादा, उसको लगता है कि ये चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के अंदर वो फंस गया है। हालांकि उसने अबंडन नहीं किया, पाकिस्तान को वो छोड़ेगा भी नहीं, चाहता भी है। लेकिन ये है कि ये अगर ये जो विरोधाभास वाली बात है कि एक तरफ वो अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं तो दूसरी तरफ चाइनीज इंटरेस्ट को भी वो प्रमोट करेंगे, तो ये न तो अमेरिका को ये बात पसंद आएगी और न चाइना को ये समझ में आएगा। आज की इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। आने वाले अगले उसमें पॉडकास्ट में हम नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। आपसे ये चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में
प्रोग्राम के बारे में लिखें या इस बारे में लिखें कि किस किस्म के हम प्रोग्राम आपको दें, या कोई नया सब्जेक्ट आपके दिमाग में हो तो उसके बारे में लिखें, हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाल के हमारा